शिवम, हाँ सर। आप केरला फ्लड में कैसे पहुंच गए? सर कॉलेज में जब मैं सेकेंड ईयर में था तब ये 2018 अगस्त में केरला फ्लड आया था। तो सर एक बहुत बड़ी राष्ट्रीय त्रासदी थी और हमारे कॉलेज में सर केरला के कई सारे बच्चे भी थे। तो हम लोगों ने सोचा कि एक्टिवली हम लोग जो भी हेल्प कर सकते हैं हम लोग कर सकें। क्या किया? सर हमने फ़ंड कलेक्ट किया और हमने एक एनजीओ की सहायता से यह सुनिश्चित किया कि वो फंड बाढ़ पीड़ितों तक पहुंच सके। केरला में फ्लड आना एक अजीब सी बात थी। केरला में फ्लड हम लोग सुनते नहीं हैं। हाँ सर। तो उस साल क्या हुआ था कि फ्लड आ गए? सर इसके कई कारण थे। पहला कारण यह था कि असामान्य रूप से वर्षा हुई थी। लगभग 140% अधिक बारिश अगस्त 2018 में हुई थी, जिसके कारण सर उससे पहले भी जून जुलाई के महीने में बारिश इतना अधिक हुई थी कि जितने भी डैम थे वो सारे पहले से भरे हुए थे, तो पानी को स्टोर नहीं किया जा सकता था। और सर दूसरा, कहीं ना कहीं केरला में जो रिवर प्लेन है सर उसको उस पर इंक्रोचमेंट काफ़ी हुआ है, जिस कारण बाढ़ का प्रभाव कहीं ना कहीं अधिक हो गया। आज मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने कहा है कि इंदौर शहर के सारे जितने कुत्ते हटा दिए जाएं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जितने बड़े शहरों में कुत्ते हटा दिए जाएं। आपको क्या लगता है, इज इट अ प्रैक्टिकल डिसीजन? हटा पाएंगे? सर इस निर्णय के पीछे जो स्ट्रे डॉग्स के कारण जो बच्चों को काट लेते हैं, रेबीज के जो मामले बढ़ रहे हैं, उसके कारण ये निर्णय कोर्ट्स का आ रहा है। लेकिन सर जहाँ तक बात प्रैक्टिकलिटी की है तो सर मुझे लगता है कि चूंकि संख्या बहुत ही ज़्यादा है और हमारे पास उतने शेल्टर होम्स हैं नहीं, तो इस हटाने के बजाय यदि हम स्टरलाइजेशन की प्रोसेस को और तेज़ करें तो वो एक ज़्यादा अच्छा उपाय होगा। आप कह रहे हैं कि कुत्ते बच्चों को काट लेते हैं। हाँ सर। ऐसे तो बहुत सी चीज़ें हैं जो बच्चों को नुकसान पहुंचाती हैं, तो उनको भी हटा दिया जाए। इंसान भी बच्चे को किडनैप कर लेता है, उसे भी हटा दो। मच्छर काट लेते हैं, डेंगू हो जाता है, उसे भी हटा दो। फिर ये सॉल्यूशन है कोई? सर एक अच्छा लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन वो होगा, जैसे विदेशों में लोग जिस तरह से कुत्तों को पालते हैं, आपस में घर में रखते हैं, तो बाहर छोड़ने के बजाय यदि समाज में ये बढ़ाया जाए तो एक अच्छा सॉल्यूशन हो सकता है इसका। आप मुझे एक सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट बताइए याद करके। जजमेंट बहुत अच्छी लगती है पढ़ने में, लेकिन इट इज़ टोटली नॉन इम्प्लीमेंटेबल। वो इम्प्लीमेंट हो ही नहीं पाएंगे। बता सकते कोई एक जजमेंट? सर जैसे उन्होंने कहा था हाईवे के किनारे शराब की दुकानों को बंद करने के लिए, तो डिसीजन तो काफ़ी अच्छा था कि रोड एक्सीडेंट उससे कम होंगे, लेकिन सर उसे इम्प्लीमेंट करना काफ़ी मुश्किल काम है। सर क्योंकि जो हाईवे के किनारे चूँकि जो सीमा लिया जाता है, हमारे यहाँ काफ़ी जो पॉपुलेशन डेंसिटी काफ़ी अधिक है, यदि उस सीमा को माना जाए तो अधिकांश दुकानें उस सीमा से हट जाएंगी और जो बहुत सारे लोग जो इस रोज़गार में लगे हुए हैं वो स्टेट्स को काफ़ी ज़्यादा राजस्व का नुकसान होगा, तो शायद ये प्रैक्टिकल नहीं है। एक जजमेंट आई थी सबरीमला मंदिर की। हाँ सर। क्या थी वो? सर सुप्रीम कोर्ट ने सबरीमाला मंदिर के मामले में जो महिलाओं, जो 18 से 49 वर्ष की महिलाएं हैं, उसके जो प्रवेश पे रोक था, उसको परंपरा को उन्होंने असंवैधानिक घोषित किया और उनके प्रवेश को उन्होंने अब लेटेस्ट अज्यूम के कई महिलाएं मंदिर में जाने की कोशिश कर रही हैं और किसी ने मना कर दिया, तो उसे क्या सजा मिलेगी? सर उस पर कोर्ट की अवमानना की जो सजा हो। तो कोई सजा थोड़ी हुई, वो तो स्पेसिफिक पनिशमेंट क्या है? कोर्ट ने कह दिया औरतें घुस जाए, मैंने मना कर दिया। माना का केस कौन लड़ता रहेगा? सर इस संबंध में अभी तक कानून कोई बनाया नहीं गया है जो सबरीमाला संबंध। कहने का मतलब सबरीमाला जजमेंट इज इट इम्प्लीमेंटेबल? सर इसका इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो पा रहा है ज़मीन पे, क्योंकि जो समाज का विरोध है वो काफ़ी ज़्यादा है। और समाज का विरोध, और दूसरा जैसे मैंने कहा कि इसकी सज़ा क्या है? हाँ सर, ये भी बात है सर। हाँ सर। मेरा आखिरी सवाल आपसे। हाँ सर। आज भारत सरकार ने कहा कि इंडिगो वाला जो कांड हुआ था, इतनी फ्लाइट कैंसिल हो गई थी, आज उन्होंने 2 और नई एयरलाइंस को एक नो ऑब्जेक्शन दे दिया है। इन लॉजिक है कि कंपटीशन बढ़ेगा। हाँ सर। लेकिन पहले भी तो इतनी सारी एयरलाइन थी, एक एक खत्म हो गई। जेट गई, गो एयर गई, उसके पहले तो और भी बहुत सारी थी। तो ये क्या वर्केबल आइडिया है कि 2 एयरलाइन को और लाइसेंस दे दीजिए और कंपटीशन हो जाएगा और समस्या खत्म हो जाएगी? सर कंपटीशन बढ़ाना एक रास्ता हो सकता है जिससे हम किसी एक मोनोपोली को रोक सकते हैं, जिस प्रकार के इंडिगो के मामले में देखा गया था। 60% बाजार पर उनका कब्जा है।
लेकिन सर मुझे लगता है कि एक अच्छा रास्ता ये होता कि डीएजीसी को अधिक से अधिक पावरफुल बनाया जाता। और थैंक यू सर। करेक्ट। मैथिली, हाँ सर। चलो मैथिली से, मैथिली में कुछ पत्रिकाएं निकलती हैं। हाँ सर। मैथिली भाषा में कौन कौन सी? सर पटना से घर बाहर निकलती हैं, इसके अलावा गुवाहाटी से पूर्वोत्तर, कर्नाटक से वाची, इसके अलावा दिल्ली से सर दिल्ली से तीरभुक्तिक पत्रिका निकलती है। अंतिका। हाँ अवंतिका भी सर निकलती है सर। ओके। कुछ लेखक जिन्होंने मैथिली में भी बहुत अच्छा लिखा है और हिंदी में भी। सर मुझे सबसे पहला नाम नागार्जुन, बाबा नागार्जुन यानी यात्री जी का आता है जिन्होंने। दूसरा सर राजकमल चौधरी जी ने भी मैथिली और हिंदी में काफ़ी अच्छा लिखी। तीसरा सर आरसी प्रसाद सिंह। चौधरी के उपन्यासों के नाम? सर आंदोलन, सर एक उपन्यास मुझे याद आ रहा है, आंदोलन अभी। मछली मरी हुई। सर हिंदी के उपन्यास में पढ़ने पर। इसलिए तो बताइए दोनों भाषाओं में जिन्होंने। हाँ सर, मैथिली में उनका आंदोलन काफ़ी। कविता का? सर कविताएं उन्होंने शिखंडी जो कविताएं हैं संग्रह का नाम? मैथिली 8वें शेड्यूल में शामिल हो गए। हाँ कब सर। हुई? सर 2003 में। केंद्र सरकार में इसका क्या योगदान रहा? सिविल सर्विसेज में तो आ गया। हाँ सर। ठीक है। हाँ सर। मैं हर साल बुक फेयर में जाता हूँ, पूछता हूँ कि क्या मैथिली का कोई स्टॉल है? नहीं। समझ गए ना? हाँ सर। भाषा तब बढ़ती है जब उसके सिर्फ चंद कुर्सियों के लिए नहीं मैथिली अकादमी बन गई, हाँ सर। जब उसको पढ़ने वाले। दिल्ली में किसी स्कूल में मैथिली पढ़ाई जा रही है? सर आपकी बात सही है, भाषा को बढ़ाने के लिए पाठक वर्ग तैयार करना पड़ेगा। और मैथिली सर प्राथमिक शिक्षा में शामिल नहीं है सर, ये मैथिली को काफ़ी पीछे रख रहा है। और दूसरा जो उसको समाज इम्प्लीमेंट करेगा ना। हाँ सर। नहीं, दूसरा प्रश्न है, हाँ सर। टोटल नंबर ऑफ मैथिली बोलने वाले कितने हैं बिहार में? सर लगभग 3 करोड़ माना जाता है। और भोजपुरी के? सर भोजपुरी का ओवरऑल मुझे पता है लगभग 5 करोड़ के आसपास। डबल से ज़्यादा है। भोजपुरी भी 8वीं अनुसूची में डिमांड कर रही है। हाँ सर। क्या ये सही है डिमांड? सर वास्तव में किसी बोली को हम भाषा का दर्जा देकर 8वीं अनुसूची में शामिल करें, उसके लिए कोई क्राइटेरिया अभी तक सेट नहीं किया गया है। विशेषकर ये पॉपुलर डिमांड पे ही किया जाता रहा है। तो इसके लिए सर ये भी देखना होगा कि किसी बोली का साहित्य कितना समृद्ध है। जिस प्रकार मैथिली का पिछले 1000 वर्षों का साहित्य रहा है, उसको देखते हुए एक अलग सी लिपि रही है, तो इसको देखते हुए मैथिली क्या इससे आज़ादी के टाइम पे जो हिंदी स्वीकार की गई वो पूरा खत्म नहीं हो जाएगा? भोजपुरी अलग जाएगी, ब्रजभाषा मेरी अलग जाएगी, पहाड़ी अलग जाएगी, राजस्थानी अलग जाएगी, क्या बचेगा? ये जाति और धर्म के अलावा तीसरा डायमेंशन होगा इस देश को तोड़ने का। आगे बढ़ते हैं। आपने फॉरेस्ट भी दे रहे हो, तो साइंस भी पढ़ा हुआ है। हाँ सर। है ना? हाँ, तो अपना मुझे बस वैसे बहुत सिंपल सा कि अपने 3 मुझे फेवरेट साइंटिस्ट। बीटा क्या है? हाँ सर। सर सबसे फेवरेट साइंटिस्ट में सर आइंस्टीन, मुझे लगता है कि उनका जो फिजिक्स में थ्योरी है वो काफ़ी रिवोल्यूशनरी। बता दो आइंस्टाइन के बारे में। When was E = mc²? सर 1905 के आसपास। 1905 में। और नोबेल पुरस्कार कब मिला इनको? सर पुरस्कार उनको 1920 के आसपास मिलना चाहिए। 21 में सर। ठीक है, आइंस्टाइन सेकंड। सर न्यूटन का भी न, गैलीलियो का सर मैं नाम इसमें लिख लूँ। 400 साल पीछे चले गए सर, क्योंकि गैलीलियो ने जो इन्वेंशन किया उसका प्रभाव अभी तक है। हमारा बेजबार है, उससे आगे बढ़ो। क्विक। सर सीवी रमन का नाम काफ़ी, जो फिजिक्स में उन्होंने नोबेल उनको प्राप्त हुआ। और थैंक यू सर। शिवम, हाँ सर। मैथिली कितनी पुरानी भाषा है, जरा बताएंगे? कौन सी सेंचुरी में पीछे क्या बोल रहा? सर मैथिली 7वीं सेंचुरी में माना जाता है, जब सिद्ध संप्रदाय के द्वारा रचना की गई। तो 15वीं सेंचुरी में जब गुरु नानक ने लिखा, उन्होंने भी मैथिली भाषा का इस्तेमाल किया। हाँ सर। कई वो भी पोइट थे। हाँ सर। गुरु नानक एक बहुत बड़े पोइट थे। हाँ सर। उन्होंने भी इस्तेमाल किया। ये जो रिफाइनरी है, इसके बाई प्रोडक्ट्स क्या है और उनको कैसे, क्या उनका फायदा है? सर रिफाइनरी से कई सारे बाई प्रोडक्ट्स निकलते हैं, जैसे बिटुमिनस जिसका यूज हम लोग रोड बिल्डिंग में करते हैं। बिटुमिनस जिसका उपयोग हम लोग रोड बिल्डिंग में करते हैं। इसके अलावा कोक
जो जिसका उपयोग हम लोग रोड बनाने में भी करते हैं और पावर जनरेशन में भी करते हैं। इसके अलावा डीजल ऑयल, हैवी डीजल ऑयल, जिसको हम डीजल चलाने में, डीजल से जो चलने वाले व्हीकल्स हैं उसके लिए करते हैं। इसके अलावा रिफाइनरी से एलपीजी भी सबसे पहला प्रोडक्ट वही निकलता है जिसका उपयोग हम लोग कुकिंग में करते हैं। इसके अलावा काफ़ी है। स्कूल बच्चे के लिए घर जो है वो पहला स्कूल और पेरेंट्स जो है पहले टीचर। हाँ सर। तो ये जो कुछ अभी है बच्चा, आजकल के बच्चे, इंटॉलरेंस है, कई प्रॉब्लम्स है, ह्यूमन वैल्यूज़ की कमी है, तो उसके लिए पेरेंट्स सबसे ज़्यादा जिम्मेवार नहीं होने चाहिए? आप टीचर हैं, मैं इसलिए आपसे पूछ रहा हूँ कि क्या पेरेंट्स ने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो एब्डिकेट मतलब छोड़ दी है निभानी, इसलिए ये सोसाइटी में जो कुछ हो रहा है ये खास वजह है या और क्या बात? सर सोसाइटी में ये जो हो बढ़ रहा है इसके कई सारे कारण हैं, लेकिन सर पेरेंट्स की जिम्मेदारी को कम नहीं किया जा सकता है। जिस प्रकार के सर अब यूएस में तो सर जो गन शूटिंग हो रहा है उसके लिए पेरेंट्स पर अब केस चलाया जा रहा है। पेरेंट्स की जिम्मेदारी तय किया जाना चाहिए, विशेषकर जिस प्रकार से बच्चों को सोशल मीडिया या फिर मोबाइल दे देते हैं और ये जो मोबाइल पेरेंटिंग का ज़माना आ गया है, इसके कारण यदि वो सोशल मीडिया से कुछ गलत चीज़ सीखते हैं तो इसमें पेरेंट्स का भी एक रोल है। और इसके रोल है, मैं समझता हूँ सबसे बड़ा रोल है। हाँ सर, बिल्कुल। हाँ सर। तो पेरेंट्स शुड सेट गुड एग्जांपल। हाँ सर, पेरेंट्स सबसे बड़े शिक्षक होते हैं, उनका योगदान बच्चों के ज़िंदगी में सबसे बड़ा होता है। अच्छा, ये जो टीचर है हमारा सिस्टम सिलेक्शन करने का टीचर, हाँ सर, कि जिसने ग्रेजुएशन कर लिया, जिसने कोई कोर्स कर लिया, वो टीचर बन गया, है ना? हाँ सर। डॉक्टर राधाकृष्णन जो सबसे बड़े महान टीचर थे, हाँ सर। उनकी क्या डेफिनेशन थी टीचर के बारे में? वो कैसा टीचर चाहते थे? सर मुझे उनके द्वारा दिए गए नॉट ओनली बेस्ट इन ब्रेन बट ऑल्सो बेस्ट इन माइंड। हाँ सर। तो इसलिए एक टीचर जो है वो सिर्फ क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस के बेसिस पर नहीं होना चाहिए, वो उसकी टैलेंट और पोटेंशियल के बेसिस पर सिलेक्ट होना चाहिए। हाँ सर। टैलेंट और पोटेंशियल। हाँ सर। और टीचर जो है वो एक मेंटोर होना चाहिए, इसके बारे में बताइए कुछ। सर आप ये बात सही कह रहे हैं, जो शिक्षा का जो कहीं ना कहीं कमर्शलाइजेशन हुआ है तो ये भी एक जॉब की तरह हो गई है, जबकि हमारी जो गुरु शिष्य परंपरा है उसमें गुरु का स्थान सर काफ़ी ऊंचा है। तो जब गांव में सर हम लोग जो जिस अवधि में पढ़े हैं सर उस दिशा में तो गांव में ऐसे बीएड और इस तरह की व्यवस्था से टीचर नहीं आते थे। जिनके पास अनुभव है, जिनके पास ज्ञान है, आप सबसे वो सीखते हो, इस प्रकार की परंपरा ज़्यादा अधिक रही है। तो मुझे लगता है इसका ज़्यादा अधिक लाभ होगा हमारे समाज को। कोई पढ़ा नहीं सकता और हर एक को पढ़ाना भी नहीं चाहिए, नहीं तो नुकसान करे। ये ज्ञान अर्पण क्या है आपका? सर हमने कॉलेज में लगभग 5 सेंटर्स अमेठी के अलग अलग स्थान पे खोले। हम लोग क्लास 9 से 12 तक के बच्चों को, जो सरकारी स्कूल के बच्चे थे, उनको सर हम लोग साइंस और मैथ्स की एजुकेशन देते थे वीकेंड पे जाकर। चूँकि हमारे कॉलेज में ज़्यादातर जेईई एडवांस पास करके गए हुए बच्चे थे तो वीकेंड पे जाके पढ़ाते थे। इसमें 2200 से अधिक बच्चे जुड़े और सर हमें HAL से इसके लिए CSR फंडिंग भी प्राप्त हुई। बहुत बढ़िया, ये बड़ा Thank अच्छा you. काम कर रहे थे आप। Thank you. Thank you. मधुबनी से। हाँ सर। मधुबनी में किस किस तरह की आपदाएं आती हैं? सर सबसे बड़ा आपदा बाढ़ की आती है। बाढ़ से मधुबनी का एक बड़ा हिस्सा प्रभावित होता है, जिसमें कमला, कोसी, ये दोनों नदियाँ प्रमुख हैं। सर इसके अलावा मधुबनी जोन 5 अर्थक्वेक में के क्षेत्र में आता है, तो अर्थक्वेक भी एक जोनेशन में अभी कुछ तब्दीलियां हुई हैं, चेंज हुई हैं, उसके बारे में वाकिफ हैं? क्या क्या हुई हैं? उसमें 5 में आया, 6 में आया मधुबनी? सर अब मधुबनी जोन 6 में आएगा, क्योंकि जोन का जो पहले 5 था अब 6 कर दिया गया है सर, जोन 2 से शुरू करके। तो सर अब मधुबनी जोन 6 में आएगा। तो भूकंप से भी काफ़ी ये प्रभावित जिला है। इसके अलावा सर नदी द्वारा कटाव की समस्या भी एक प्रमुख आपदा है जो मधुबनी का। समस्या सुखाड़, जिसको बोलते हैं बिहार में सुखाड़। हाँ सर। सुखाड़ की समस्या आती है? हाँ सर, सुखाड़ की भी समस्या मधुबनी को झेलनी पड़ती है। तो ये कोसी का अलग क्या है? मतलब कोसी को अलग तरह की नदी माना जाता है, इसको सोहो का बिहार भी कहा जाता है। हाँ सर। तो इसमें क्या विशेषता है? क्यों इसमें इस तरह की बाढ़ आती है, इस तरह की प्रॉब्लम? सर इसका पहला कारण है कि जो कोसी का जो स्लोप है सर, माउंट एवरेस्ट से लेकर नीचे तक, तो स्लोप काफ़ी ज़्यादा है, तो पानी काफ़ी तेज़ी से आता है। सर दूसरा कारण कोसी जिस रीजन से बहती है सर, माउंट एवरेस्ट वो उसी सर माउंट एवरेस्ट के आसपास वाला रीजन से बहती है। और सर दूसरा सर कोसी बहुत ज़्यादा सिल्ट लेकर अपने साथ आती है, जो कि दुनिया का टॉप 3
यदि रिवर्स में जो सिल्ट को लेके आगे जाती है, कोसी उनमें से एक है। इसके कारण रिवर बेड जैसे जैसे कोसी आगे बढ़ती है, सिल्ट हर साल जमा अप करती है, रिवर बेड फिर चेंज कर लेती है। पिछले 200 साल में 130 किलोमीटर वेस्ट की तरफ शिफ्ट हो गई है। बिहार में कई मैंने साहित्यिक किताबें पढ़ी बिहार से संबंधित, हाँ सर। और उसमें पहले बाढ़ को बड़ा अच्छा समझा जाता था, बड़े फायदे इसके गिनाए जाते थे, लेकिन अब ये विभीषिका हो गई है क्या? हाँ सर। तो इसमें क्या ऐसा क्या, पहले तो बाढ़ की जब बाढ़ आती थी, बाढ़ के जिसमें में उसकी पूजा करते थे, आरती उतारते थे, ऐसा मैंने पढ़ा है। हाँ सर। तो क्या सत्य है? यदि सत्य है तो उसमें क्या क्या परिवर्तन हुए ताकि ये उस तरह की बाढ़ जो कि एक बार हमारे लिए बड़ी अच्छी थी, वो अभी विभीषिका के तौर पे आ रही है? बताइए। सर वास्तव में कोसी अपने साथ जो सिल्ट लाती है सर, ज़मीन को काफ़ी उपजाऊ बना देती है। तो और दूसरा सर ये होता था, कोसी का पानी पूरे इलाके में फैल जाता था, तो किसी एक इलाके में ज़्यादा प्रभावित नहीं होता था। बाढ़ का पानी आता था, 1-2 महीने में वापस चला जाता था, फिर उस पर काफ़ी अच्छी खेती होती थी। लेकिन सर जब तटबंध बनाया गया कोसी प्रोजेक्ट के अंतर्गत, तो नदी को 12 से 16 किलोमीटर के एरिया में घेरने का प्रयास किया गया। उसके कारण नदी का बेड लगातार ऊपर उठता गया, और जब अब तटबंध टूटता है तो जो विभीषिका है बाढ़ की, वो काफ़ी बड़े इलाके में आती है और काफ़ी तेज़ी से आती है। पहले ऐसा नहीं होता था, तो तटबंध का एक नुकसान देखा जा रहा है। क्या ये प्लानिंग जिन्होंने की वो गलत थी, या इसमें क्या ऐसे क्यों बनाए? क्या इस पर कोई विचार नहीं किया गया पहले? सर वास्तव में जब विचार किया गया कि तटबंध आने से कोसी को बांधा जा सकेगा, मूल विचार यह था। लेकिन सर कोसी नदी की जो प्रकृति है, बाकी नदियों से इसका कंपैरिजन नहीं हो सकता। जो सिल्ट की मात्रा है, कहीं ना कहीं उसको अकाउंट में नहीं लिया गया। आपदाओं के लिए क्या फंड क्या होता है? इमीडिएट रिलीफ के लिए क्या बोलते हैं उसको फंड? सर राष्ट्रीय राहत आपदा कोष है, जिला स्तर पे भी और राज्य स्तर पे, केंद्र स्तर पे भी। इसकी क्या प्रक्रिया है इसको निर्धारण करने की? कितना से केंद्र से मिलता है, कितना राज्य से मिलता है, तो जानकारी है? सर मुख्यतः जो फाइनेंस कमीशन उसके द्वारा इसमें बंटवारा किया जाता है, और केंद्र का हिस्सा सर मुझे अभी याद नहीं है। अच्छा ये बताइए, जैसे आपने केरल में किया हो बाढ़ प्रबंधन का काम किया ना आपने लोगों को दिए, आपको या डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट हैं और ऐसे क्षेत्र में यहाँ के बाढ़ का बड़ी भयानक बाढ़ आ गई है, आपको रिलीफ कैंप एस्टेब्लिश करना है, तो क्या क्या मुख्य प्रावधान आप उस पर ध्यान देंगे कि ये सब चीज़ें होनी चाहिए? 1 2 3 4 5 और अलग से जो वल्नरेबल ग्रुप हैं, जैसे जो बुजुर्ग हैं, महिलाएं हैं, बच्चों के हैं, उनके लिए अलग से प्रावधान करते थे। सर पहला जो रिलीफ कैंप का स्थल है सर, वो ऊंचाई का स्थान पे होना चाहिए, उसको निचले स्तर पे हम नहीं शामिल करें। सर दूसरा कि जैसे जो सर खाने की व्यवस्था, उसमें सूखा खाना जैसे चूड़ा और इस तरह के खाने का व्यवस्था अलग से होना चाहिए, ताकि कई दिनों तक उससे निर्वाह हो सके। सर तीसरा जो टॉयलेट और इस प्रकार की व्यवस्था अक्सर नहीं होती, जिसके कारण पानी से जो रोग फैलता है, डायरिया और मलेरिया, इस तरह के रोग तुरंत फैल जाते हैं बाढ़ प्रभावित इलाके में, तो इसका भी प्रबंध करूँगा। सर चौथा जो बच्चों के दूध और इस तरह के दिक्कतें आती हैं, विशेषकर प्रेग्नेंट वुमेन को भी स्वास्थ्य संबंधित कई बाढ़ प्रभावित इलाके में दिक्कत आती है, सर उसके लिए स्पेशल मेडिकल टीम वहाँ पे रहना चाहिए ताकि उसका समाधान निकाला जा सके। चलिए धन्यवाद, थैंक यू। थैंक यू सर। थैंक यू सर। May I come in, sir? Thank you, sir. Thank you, sir. यूपीएससी में 2 बार इंटरव्यू दे चुके हैं। हाँ सर। नंबर क्या रहे? सर एक बार 190 और दूसरी बार 175। 190 और 175। हाँ सर। नीचे क्यों आ गए? सर लास्ट ईयर कुछ क्वेश्चंस ऐसे थे जिसका जवाब मैं बहुत अच्छे से नहीं दे सका। सर जैसे उन्होंने पूछा कि पेट्रोलियम सेक्टर में इतना अच्छा आपने काम किया, पेट्रोलियम सेक्टर में आपका इतना अच्छा रहा, आपको स्कॉलरशिप मिली, तो सारा पैसा आपने सरकार का बर्बाद कर दिया और इस तरफ आके, इस तरह क्वेश्चन में सर मैं तुरंत बैकफुट पे चला गया। और मैंने बोला सर ये जो स्कॉलरशिप थी वो मेरिट कम मीन्स मिली थी, कि स्कॉलरशिप जो मिली थी मुझे वो मेरिट कम मीन्स के आधार पे मुझे मिली थी। तो सर ये मेरिट कम मीन्स के आधार पे। हाँ सर। उससे सवाल का क्या लेना देना? सर वही मैं मेरे से वो गलती हुई है सर, इस तरह का। मैं ये सवाल आज पूछूं कि भाई तुम ये बिजनेस में चलाई डिग्री छोड़ के यहाँ चले आए,
क्या जवाब दें? सर बचपन से ही मुझे सिविल सर्विसेज में जाने का एक हमेशा से मन रहा था। और दूसरा सर जो मैंने ज्ञानार्पण का कॉलेज में किया सर, उसने मुझे काफ़ी प्रभावित किया, जो कि मुझे पेट्रोलियम डिग्री के दौरान। और तीसरा सर मुझे लगता है कि सरकार ने मेरी डिग्री से अधिक मेरी कैपेबिलिटी में इन्वेस्ट किया है सर। उस कैपेबिलिटी का मैं प्रयोग सब जगह पे कर सकता हूँ। इस टाइप के क्वेश्चन में जो सबसे ऑनेस्ट आंसर होता है वही ठीक रहता है। हाँ सर। इसमें मतलब झूठ बोलना, घुमा फिरा के बोलना काम नहीं करता है। हाँ सर। व्हाटएवर इज ऑनेस्ट। हाँ सर। तुम्हारी यार इतनी अच्छी पर्सनैलिटी है, यू गॉट मतलब ग्रेट पर्सनैलिटी, ग्रेट प्रेजेंस। थैंक यू सर। एंड तुम 2 बार दे चुके, दोनों बार तुम्हारे अच्छे नंबर आए। 135 इज नॉट बैड, 190 इज वेरी गुड। थैंक यू सर। तो इस बार उम्मीद करेंगे 200 से 210 आएंगे। यू आर वेरी गुड। थैंक यू सर। और क्योंकि तुम इतने अच्छे हो, मतलब मैं सब में कुछ ना कुछ लिखता हूँ कि ये करो वो करो, तुम्हारा खाली। थैंक यू तो इट इज़ बेटर दैट यू आज कुछ पूछना चाहो। सर। कई बार मैं क्वेश्चन सुनते ही सर मैं बोलने लगता हूँ, तो सर वो कैसा रहा उसका मुझे वो एक कमी लगी। और कितना बार टू द पॉइंट आंसर नहीं करता हूँ, तो क्या आज ऐसा लगा कि मैं टू द पॉइंट आंसर नहीं। एक छोटा सा भाषा वाला जो होता है ना, हाँ सर। अभी तो शांत है, भोजपुरी वाले, हाँ सर। राजस्थानी वाले, हाँ सर। उसको बहुत सारे बोले सर ये सारा लिटरेचर ऑलरेडी हिंदी वाले में है। हाँ सर। हम बजाय और करें, नहीं तो फिर डिमांड होगी। तमिल हाँ की सर। भी कई वो है, बंगाल की कई स्टेट्स हैं, तो फिर एंडलेस। हाँ सर। तो मतलब जो सरकार का वो है हाँ ना सर। कि उस समय जो हो गया, क्योंकि नाउ वी शुड हाँ वर्क सर। फॉर हाँ दैट यूनिटी, नॉट फॉर डिवीजन। जैसे आपने कहा ना कि कुछ ऐसा आंसर दिया कि जो कितनी पुरानी भाषा है उसमें कितना लिटरेचर है, अगर इसकी खोज भी चलेगा तो फिर हो गया बंटाना। हाँ सर। हाँ सर, मैं इस आंसर को और डिफाइन करूँगा। कई बार थोड़ा फास्ट बोलते हो, थोड़ा डेलिब्रेट बोलो। डेलिब्रेट मतलब थोड़ा सहज से। इंटरव्यू कब है? सर 14 जनवरी को सर। ठीक है, वो सर कह रहे हैं जो तुमने खुद ही कहा कि तुम मतलब बड़े जल्दी। हाँ सर। डेलिब्रेट करो थोड़ा इसको, है ना? हाँ और सर। मैंने जो नोट किया है कि जो लोग आंसर देने में जल्दी करते हैं वो बोलते ही होते हैं। दिस आई नोटिस काफ़ी कैंडिडेट। तो अगर अब तक तुम्हें पता है कि ये मतलब यू हैव टू हैंडल इट, तो हाँ ये सर। हैंडल करना बड़ा सिंपल है। जब भी कोई सवाल पूछे 5 सेकंड अंदर चलो, हाँ सर। हाँ सर। उससे क्या होगा, आंसर विल बिकम थॉटफुल हाँ और सर। लगेगा भी तुम थॉटफुली बोल रहे हो। अभी हर चीज़ एक वो हड़बड़ में आगे निकल जा रही है। सर। इट वाज नॉट सच अ बैड थिंग, मैंने इसीलिए लिखा कुछ नहीं है, हाँ सर। बट तुम्हारी खुद की अगर नज़र में आया तो डू दैट। सर वो 5 सेकंड का गैप लेना बहुत ज़्यादा गैप तो नहीं लगेगा ना, कैसा मुझे। 5 सेकंड नो। चलो 5 नहीं तो 3 दे दो। हाँ सर। 3 सेकंड। हाँ मतलब ये कोशिश करना कि गैप चाहिए, हाँ सर। चाहे 3 सेकंड हो चाहे 5 सेकंड हो। जब बाकी आई थिंक यू एब्सोल्युटली राइट। थैंक यू सर। और कुछ पूछना? नहीं सर। यू वेरी गुड, एक्सीलेंट, एक्सीलेंट, ऑल द बेस्ट। थैंक यू। थैंक यू सर। Bye. थैंक यू सर। थैंक यू।